एक मिनट रुकिए, मैं इसको सॉल्व करती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है बेटा? स्क्रीन नहीं पे आवाज आ रहा है। क्या आवाज आ रही है? स्क्रीन नहीं दिख रही है। रुक जाओ बेटा, स्क्रीन अभी दिखाऊंगी, मैं शेयर करूंगी। अभी स्क्रीन दिख रही है? यस ठीक है, दिख रही है। गुड, ओके। चलो आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि सोच समझकर बोलना कितना जरूरी है, और उसी के लिए ये बहुत सारे शब्द हैं जो हम बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्लेन, जब आप किसी को कुछ समझाते हैं। गॉसिप, जब आप मटर गश्ती में किसी से बात कर रहे होते हैं। लेक्चर, जब आप किसी को समझा रहे होते हैं और सामने वाला सुन रहा होता है, जैसे टीचर लेक्चर दे रही है, या किसी कोई और तुम्हें कुछ समझा रहा है तो आप सुन रहे हैं, उसको भी लेक्चर कहते हैं। बिरेट मतलब डांटना। एक्सप्रेस मतलब अपने दिल की बात कहना। रिवील मतलब कोई सीक्रेट बताना, जो चीज पहले सीक्रेट थी उसको बताना। तो ये सब शब्द हैं जो बोलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हम अब पढ़ते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचे। मैन वॉज meant to listen more and talk less. से पता, क्योंकि हमारे पास एक मुंह है और दो कान है। ठीक है? That is why, as the great British nature has endowed man with 2 ears and 1 mouth. If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only 1 ear. तो बेंजामिन कहते हैं कि इंसान ज्यादा सुनने और कम बोलने के लिए बने हैं, इसीलिए हमारे 2 कान हैं और सिर्फ एक मुंह है। कान होता और 2 मुंह होते। ठीक है? Imagine how we would have looked, how strange with 2 mouths and 1 ear at the center. उसके बाद वो मजाक में कहते हैं कि सोचो हम कैसे लगते, हमारे एक मुंह इधर एक मुंह इधर और यहाँ पे कान होता। एंडोड मीन्स होना, मतलब आपके पास होना, आपके आपके पास जो है, यू आर एंडाउड विद दैट। ओके? एंड माइंड यू, द ईयर्स आर लाइक फनल्स, ओपन ऑल द टाइम। फनल कैसे होती है? ऐसे ऊपर से चौड़ी, नीचे से पतली, जो बोतलों में तेल डालने के लिए या कुछ डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं फनल। तो कहते हैं हमारे काम फनल की तरह है। ये फनल है, ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतली। तो कहते हैं ऐसे ही हमारे कान है, बाहर से बड़े हैं और अंदर से छोटे हैं। देयर इज नो डोर विच कैन क्लोज देम, और ये हमेशा खुले रहते हैं कान, इनका कोई ढक्कन या कवर नहीं है। Whereas if you speak even one single word, the word must pass through 2 walls, 2 fences.
This is firstly the fence of these two rows of teeth. This is secondly the fence of the two lips. Before a word can be spoken, it has to pass, to pierce through these two walls, through these two fences. कहते हैं कान बिल्कुल खुला है, हमेशा खुला रहता है। इसका मतलब ये है कि हम हर समय सुनने के लिए बने हैं, लेकिन बोलने के लिए क्या है? दो फेंस है, एक तो दांत है, कुछ भी आप बोलेंगे तो दांत में से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद लिप से गुजरना पड़ेगा। तो इन दो दरवाजों से गुजरने के बाद आप कुछ शब्द बोल सकते हैं। Therefore, we must think at least twice before we utter a word. तो इसका मतलब हमें 2 बार सोचना चाहिए कुछ भी बोलने से पहले। A very wise man once remarked that of the unspoken word, you are the master. फनल मैंने हरिओम अभी दिखाया बेटा आपको, इसको फनल कहते हैं, ये फनल है। टीचर देखा है मैंने। मैम इसको मराठी में क्या कहते हैं? मराठी में क्या कहते हैं? फनल, फनल ही लिखा है, ठीक है। बट देख तो लिया ना आपने कैसी होती है फनल, यस किस टीचर। काम आती है। तो वो समझने से मतलब है कि बाहर से चौड़ा और अंदर से ऐसा ही हमारा कान है, जैसे एक फनल होती है। उसका आपको फनल के वो नहीं सीखने, फनल का यही है कि जहां से आप सामान डालते हैं वो बड़ा होता है, और जहां बोतल वगैरह में वो ट्रांसफर होता है वो साइज छोटा होता है। तो वही कान का है, यहाँ से बड़ा है और अंदर जो दिमाग तक वो आवाज पहुंचाता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, वो नली पतली है। टीचर फनल को इतना ही मतलब है इसका। फनल को मराठी में नरसाळे कहते हैं। अच्छा बेटा, थैंक यू। क्या कहते हैं टीचर? नरसाळे, नरसाळे। अच्छा बेटा, चलो इसीलिए मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ, ठीक है। मैं इसीलिए तस्वीर दिखाती हूँ कि अगर शब्द ना समझ में आए तो तस्वीर से आप समझ लें। चलो अब आगे चलते हैं। A very wise man once remarked that of the unspoken word you're a master, of the spoken word you're a slave. कहते हैं जब तक आपने कुछ बोला नहीं है आप उन शब्दों के मालिक हैं, क्योंकि वो शब्द आपके पास है। लेकिन जैसे ही आपने वो शब्द जबान से निकाल दिए, आप उन शब्दों के गुलाम हो जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो मैंने नहीं बोला, नहीं मेरा तो मतलब ये था कहने का। जो आपने कह दिया, अब आप उन शब्दों के गुलाम हो गए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों के मालिक बने रहें। Once you have spoken a word, you cannot take it back. Do what you will. एक बार आपने कुछ कह दिया तो आप उन शब्दों को वापस नहीं ले सकते। आप कितना मर्जी माफी मांग ले, मना कर ले, जो मर्जी कर ले, वो शब्द फिर वापस नहीं जाएंगे। Therefore, you must be very careful about the words that you speak. तो कहते हैं इसीलिए जो भी आप बोलते हैं बहुत सोच समझकर बोलिए। Once the word has left your lips, you will not be able to take it back. कहते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकला हुआ शब्द आप कभी वापस नहीं ले सकते। What are unspoken words? These are things that you want to say but remain unsaid as thoughts in your mind. तो कहते हैं फिर ये अनस्पोकन वर्ड्स क्या है? ये वो शब्द हैं जो आपने बोले नहीं है, आपके दिमाग में विचारों के रूप में है, लेकिन आपने वो बोले नहीं है। ठीक है, ओके। Once you have put the thoughts into words, once the words have left your lips, you cannot change or control them. कहते एक बार वो शब्द आपके जबान से निकल गए, वो विचार आपने शब्दों में ढाल दिए, वो शब्द आपकी जबान से निकल गए, तो आप ना उनको बदल सकते हैं ना उनको
वापस ले सकते हैं, वो आपके काबू के बाहर है। ओके। A young man went to his spiritual teacher A young man went to his spiritual teacher and said, I have spoken very harsh and unkind words to my friend, and he is deeply hurt. I am afraid I have lost my friendship with him. How can I make amends? तो एक नौजवान अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि मैंने अपने दोस्त से बहुत ही सख्त जबान में बात की और बहुत मैंने कठिन शब्द उसको बोले हैं जो मुझे नहीं बोलने चाहिए थे, और उसको बहुत बुरा लगा है इस बात का। अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो वो कहते हैं कि अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आप ये बोल चुके हैं। वो कहता है मैं क्या कर सकता हूँ अपनी गलती को ठीक करने के लिए? तो गुरुजी ने थोड़ा सा सोचा और उन्होंने क्या किया? The wise teacher gave him a fresh sheet of blank paper and pen. And he said to the young man, write down on this paper all the harsh things you said to him. तो वो कहते हैं एक कागज, उसको एक प्लेन कागज दिया और पेन दिया और बोला कि जो कुछ तुमने उसको बोला था वो सब इन कागज पे आप लिखिए। तो उसने लिख दिया। The young man did as he was told and he showed the paper to the teacher. वो सब जो कुछ उसने बोला था उसने उस कागज पे लिख के टीचर को दे दिया। तो टीचर ने कहा, now tear up the sheet of paper into as many small bits as you can. The wise teacher said. उन्होंने कहा अब इस पेज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, फाड़ दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि अब इसको खिड़की से बाहर फेंक दो इन टुकड़ों को। Soon the single sheet was torn into 100 tiny bits of paper. छोटे छोटे 100 टुकड़े उसके हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इन टुकड़ों को खिड़की से बाहर फेंक दो। ये भी आसान था, उसने फाड़े छोटे छोटे टुकड़े और फिर वो खिड़की से बाहर फेंक दिए। This was easily done. It was a windy day and the tiny bits were scattered far and wide even as the young man watched. तो ये काम तो बहुत आसान था। उस दिन हवा भी चल रही थी और वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े चारों तरफ उड़ गए। Now go out into the street and collect as many bits of paper as you can, the teacher ordered him. अब टीचर ने कहा अब आप नीचे जाओ और तुमने जो भी कागज के छोटे छोटे टुकड़े फेंके हैं उन सब को चुप कर वापस लेके आओ। The young man was taken aback, but that would be difficult, he stammered. तो नौजवान ने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कैसे होगा गुरुजी? इतने छोटे छोटे टुकड़े आपने तो फेंकवा दिए सारे, अब मैं क्या करूं? उनको लाना तो बहुत मुश्किल होगा। It would be difficult indeed, but do give it a try. टीचर ने कहा हाँ मुश्किल है लेकिन करके तो देखो। The young man went out. He returned half an hour later, exhausted. आधे घंटे बाद वो आता है बिल्कुल थका हुआ, थकान से चूर। He had not been able to hold a single torn bit from the paper he had torn up just a while earlier. तो वो बिल्कुल एक दो चार ही छोटे टुकड़े वहां से उठा पाया, बाकी कागज वो उड़ गए थे। This is what happens with the spoken word, the teacher said to him. Once you have spoken the words aloud, it is difficult to take them back. Therefore, learn to think before you speak in anger. तो उनके गुरुजी कहते हैं कि शब्दों के साथ भी यही होता है। एक बार आपकी जबान से निकल गए तो आप चाहो भी तो उनको वापस नहीं पकड़ सकते, और गुस्से में बोले हुए शब्द भी ऐसे ही होते हैं। इसीलिए हमेशा बोलने से पहले सोच समझकर बोले।
ये भी बहुत अच्छी एक स्टोरी है सोक्रेटिस की। एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? Socrates was one of the wisest men of the ancient world. Many of the youths earlier मतलब पहले, earlier माने पहले, ठीक है। तो सोक्रेटिस एक बहुत होशियार, बहुत ही फेमस हैं, और उन्होंने ये बहुत सुंदर कहानी बताई थी। He was one of the wisest men of the ancient world. पुराने समय के वो बहुत ही एक समझदार इंसान थे। Many of the youths whose lives he influenced for the better. और बहुत एक्सीडेंट माने टक्कर, गलती, गलती से की हुई चीज, गलती से टकरा जाओ, गलती से, कहते हैं ना एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, तो कोई जानबूझ के तो नहीं मारता, जब उसको एक्सीडेंट कहते हैं, जब कुछ गलती से हो जाए, अनइंटेंशनली हो जाए, ना चाहते हुए हो जाए, उसको एक्सीडेंट कहते हैं। Socrates counseled his disciples to keep their mouths shut and speak only when absolutely necessary. तो सोक्रेटिस अपने चेलों को कहते थे कि मुंह अपना हमेशा बंद रखो और सिर्फ तब खोलो जब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो, नहीं तो चुप रहो, मुंह मत खोलो, ठीक है। ओ वाइज वन, how may we know when it is right to speak? They asked him. Open your mouth to speak only when you have asked yourselves 3 questions and received an affirmative answer to each of the 3. तो फिर उनके चेलों ने कहा कि हमें कैसे पता चले हमें कब बोलना चाहिए? तो वो कहते हैं मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, 3 सवाल अपने आप से पूछो, अगर तीनों सवाल का जवाब हाँ हो तब तुम मुंह खोल सकते हो बोलने के लिए, तब तुम कुछ बोल सकते हो। सबसे पहला सवाल है, इज इट ट्रू? कि मैं जो बोलने वाला हूं या बोलने वाली हूं, क्या वो सच है? अगर मुझे पक्का नहीं है कि वो बात सच है या नहीं, तो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है मैं कोई ऐसी बात बोल दूं जो सच ही ना हो। अगर मुझे पक्का नहीं है कि ये बात सच है जो मैं बोलने वाला हूं, तो मुझे नहीं बोलनी चाहिए, नहीं तो मैं झूठ का प्रचार करूंगा, झूठ फैलाने के लिए मैं जिम्मेदार होऊंगा। ठीक है, तो ये एक कहते हैं पहला 3 क्वेश्चन उन्होंने बताया, अगर तीनों का आंसर यस है तो ही आप बोलेंगे। पहला क्या है, इज इट ट्रू? जो मैं बोलने वाला हूं या बोलने वाली हूं, क्या वो बात सच है? क्या मैं विश्वास से ये बात कह सकती हूँ कि ये बात सच है? दूसरा सवाल, इज इट प्लेजेंट? क्या सामने वाले को सुनकर अच्छा लगेगा? अजून मी पडून गेला असेल ना मग. आकृति म्यूट करो बेटा। ओके, दूसरा सवाल है, इज इट प्लेजेंट? कि मैं जो बोलने वाला हूं उसे सुनकर क्या सामने वाले को खुशी मिलेगी? अगर बात सच भी है लेकिन सामने वाले को अगर बुरा लगेगा या वो विचलित या परेशान हो जाएगा, तो मुझे वो बात नहीं बोलनी है, चाहे वो बात सच हो। ठीक है, प्लेजेंट
आनंदई, प्लेजेंट इज आनंदई। क्या उसे सुनकर किसी को आनंद मिलेगा या दुख मिलेगा? जो मैं बोलने वाला हूं, क्या वो खुशी देने वाले शब्द हैं या दुख देने वाले शब्द हैं? क्या सामने वाले को उसे सुनकर आनंद मिलेगा? तो अगर मेरा सच कड़वा है या दुख पहुंचाने वाला है तो मुझे नहीं बोलना है। और तीसरा सवाल है, चाहे आनंद ही भी हो, चाहे सच भी हो, उसका कुछ फायदा है क्या? इज इट यूजफुल, या हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं? मैं जो बोलने वाली हूं या बोलने वाला हूं, उसका कुछ फायदा है, उसका कुछ उपयुक्त है वो मेरा बोलना या नहीं? और अगर वो व्यर्थ की बात है, सच भी हो, किसी को खुश भी करे, लेकिन अगर उसको बोलने का कोई फायदा नहीं है तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो वो कहते हैं अगर ये तीनों सवालों का जवाब हाँ है तभी आपको बोलना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं एक्सरसाइज के। The same word can be used as a noun and as a verb in others. हमने nouns और verbs पढ़े थे। noun मतलब संज्ञा, verb माने क्रियापद। क्रियापद। हाँ, यस मैम। तो यस। many are empty remarks, यहाँ पे remark noun है। A wise Noun. man once remarked, वो क्रिया की बात हो रही है। वो Verb. wise Verb. man ने क्रिया की तो verb है। Verb. ठीक है, यस मैम। तो अब माइक बंद करके मैं चाहती हूँ चैट में आप मुझे सेंटेंस लिख के दें जिसमें आपने चेंज को पहले सेंटेंस में नाउन की तरह यूज किया है और दूसरे सेंटेंस में आपने क्रियापद वर्ब की तरह यूज किया है। चैट में मुझे क्वेश्चन सेंटेंसेस चाहिए आपके। शवनी, मैंने बताया था प्लेजेंट माने आनंदमयी और यूजफुल माने उपयोगी। ओके, I change my opinion. Ragini, I change my dress. There is a change in my timetable. Okay, ठीक है, बिल्कुल सही। ओके, जहां पे क्रिया है, कुछ चेंज किया जा रहा है। I change my dress, I change my bag, I change my school, I changed my pencil box. ये सब क्रिया है। I changed my name, Aditi. There is change in my timetable. Okay. All right. Let us go to the second word, show. ब्रैकेट में लिखिएगा कौन से में नाउन है और कौन से में वर्ब की तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं। शो, ही शोइंग हिज बैग, नाउन। नाउन तो नहीं है रागिनी, है ही शोइंग हिज बैग, वो क्रिया कर रहा है तो ये तो वर्ब हो गया।
he went for the show. The show must go on. ये noun है. He went for the show. ये भी noun है. ठीक है रागिनी, आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में ये वर्ब है. अब नाउन के साथ बनाओ रागिनी. शो मी वर्ब है. The boy hosted television show. नाउन है. शो मी योर न्यू मोबाइल वर्ब है. ठीक है. टेलीविजन शो नाउन है. He is showing as pending. Show must go on noun. Show me your new mobile verb. ठीक है, बिल्कुल ठीक. Okay, good. Let's move on to the next word, throw. Sentence with throw as noun and throw as verb. Okay. The boys throw stones at the dog. Verb. She throws the ball. Verb. I throw in a ball. Verb. I throw a ball. Verb. The wicket keeper could not catch the throw properly. थ्रो की स्पेलिंग आपने चेंज कर दी. आपका सेंटेंस सही है हरिओम. इसमें थ्रो नाउन है. I throw the class. How will you throw the class? The players throw miss the target. ठीक है, ये नाउन है, ये बिल्कुल सही है. ओके, तो हमारे पास थ्रो एज नाउन हो गया एंड थ्रो एज वर्ब हो गया. अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, रिटर्न. He returned from Delhi. He returned from the office. She returned from the school. They returned from the picnic. ये वर्ब हो गया क्योंकि रिटर्न का एक्शन हो रहा है. Their return was unexpected. Noun. His return brought a lot of joy to the family. जब वो वापस आया तो परिवार बहुत खुश हुआ. तो रिटर्न नाउन हो गया. Okay. I gave him a reply in return. बिल्कुल सही. Noun. I shall meet him on his return from Bihar. Noun. बिल्कुल सही. She returned from the shop. Ed. Returned from the shop. Verb. बिल्कुल सही. She returned from the class. Verb. बिल्कुल सही. I gave him reply in return. Noun. बिल्कुल सही. I returned to my house. Verb. बिल्कुल सही. Ashok. She returned from the class. Verb. Action. क्योंकि रिटर्न का एक्शन हो रहा है, वो वापस आ रही है. अशोक returned my book today. Verb. बिल्कुल सही वेदिका. Riya returned from her friend's house. बिल्कुल सही. Verb. I returned from the school.
I returned from school. Verb बिल्कुल सही. अशोक returned my book today. ये ऊपर भी किसी ने लिखा है अशोक ने काफी किताबें वापस की है. He returned to the class. She will return tomorrow. Okay. So this is again verb in the future tense. He returned from in the home. आपने from भी लिख दिया, in भी लिख दिया. या तो लिखो he returned home तेजस, या फिर तुम घर वापस आते हो कहीं और से. Right? So he returned home. Or he returned from office. From मतलब वो जहां से आ रहा है. Return home मतलब घर वापस आ रहा है. She returned the police book. समझ नहीं आया. She returned the book. I returned her life. Okay. She returned the book. He will return in the evening. She returned from the class. देखो ये past tense के sentences हैं तो ed लगाना मत भूलो बेटा. ठीक है, ed जरूर लगाओ. ओके. past tense sentences जहां पे ज्यादातर में ed एप्लीकेबल होगा. ओके. showed, changed, through, returned, benefited. पास्ट टेंस में अगर यूज कर रहे हो तो थ्रो के अलावा सब में ed आएगा. थ्रो का पास्ट टेंस होगा थ्रू. या आप फ्यूचर टेंस में यूज कर सकते हैं. He will change his bag tomorrow. He will show me how to solve this question. He will return home tomorrow. I will benefit from the practice. I will benefit from the class. Okay? तो अगर आप पास्ट टेंस में बना रहे हैं सेंटेंस तो ed जरूर लिखिए, और फ्यूचर में बना रहे हैं तो आप सेम फॉर्म रख सकते हैं will के साथ. ठीक है. अब बेनिफिट से सेंटेंस बनाओ बेटा, as verb and as noun. The old man got the benefit of his age. Okay, noun, yes. The government's new scheme will benefit many poor people. Verb बिल्कुल सही. इस सेंटेंस में benefit एक action है. He is enjoying the benefits of hard work. Noun, I will benefit in my future. Okay. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग. इनको अपनी समझ से आप चैट में कंप्लीट करिए. Our ears are like funnel because, ध्यान रखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो आपका आंसर भी प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि हमारे कान दे आर ओपन ऑल द टाइम. बिल्कुल सही. Okay, very good. So our ears are like funnel because they are open all the time. What else? All right. The two rows of teeth are like a fence because, मैंने कहा ना कि जबान में दो दरवाजे हैं, दो दीवारें हैं. पहली दीवार है दांतों की और दूसरी दीवार है लिप्स की, जहां से शब्दों को निकलना पड़ता है. तो the two rows of teeth are like a fence because
Let me copy this and add it to the chat. आदित्य, ये तो बहुत साइंटिफिक हो गया. आपका आंसर सही है, लेकिन हम रोजमर्रा की भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कानों का रोल क्या है. Okay, they can stop the word from being uttered. Every word you speak must pass through this wall of teeth. बिल्कुल सही. तो दांत एक फेंस की तरह है, क्योंकि जो भी आप whatever you say should pass through your teeth. And फेंस क्या करता है? फेंस बाहर वालों को बाहर रखता है और अंदर वालों को अंदर सेफ रखता है. तो टीथ का ये भी काम है कि जो शब्द आपकी जबान से नहीं निकले हैं उनको अंदर ही कैद रखना. ठीक है. The two lips are like a fence because मैम इसका मीनिंग बताएंगे एक बार प्लीज. किसका बेटा? द टू लिप्स आर, इस सेंटेंस का. टू लिप्स, ये जो तुम्हारे दो होठ हैं, ये एक चार दीवारी की तरह कैसे है? अगर हमारी लिप्स फेंस की तरह कैसे है? क्योंकि द वर्ड हैज गॉट टू गो थ्रू देम. बिल्कुल सही. अगर आप लिप्स बंद कर लेते हैं तो कोई भी शब्द आपके जुबान से बाहर नहीं आ सकता. जैसे मैंने कहा, दीवारों का यही काम है, फेंस का यही काम है. अगर कहीं फेंस लगा है तो वहां से कोई अंदर नहीं आ सकता आपके बिना बोले. जब तक आप किसी को इजाजत नहीं देंगे, कोई आपके घर में अंदर नहीं आ सकता. तो फेंस का यही काम होता है, आपको सुरक्षित रखना, अंदर वालों को अंदर रखना और बाहर वालों को अंदर ना आने देने वाला. Harsh words are like scattered bits of paper carried away by the wind because, तो जो harsh शब्द बोलते हैं, जो कड़वे शब्द बोलते हैं, वो कागज में आंधी में उड़े हुए कागज की तरह है. क्यों है? क्योंकि कागज, हवा में उड़े हुए कागज की तरह आप अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते. जैसे हवा में उड़े हुए कागज को आप कभी भी वापस नहीं ले सकते. ऐसे ही जो आपने बोल दिया, आप वो शब्द वापस नहीं ले पाओगे. Write a brief summary of the story of the young man and his spiritual teacher, making the young man the narrator. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको जरूर लिख के प्रैक्टिस करना चाहिए. तो आपका होमवर्क है ये, क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आपका होमवर्क है. आपको लिख के जरूर करना है ये जो आपने स्टोरी पढ़ी है. आप उस नौजवान की जबानी आप ये कहानी लिखेंगे तो वो आए करके होगा. यू कैन बिगिन विद, आई वेंट टू माई स्पिरिचुअल टीचर फॉर एडवाइस because I had said harsh things to my friend. My teacher gave me a plain piece of paper and a pen and asked me to write all that I had said to my friend.
ऐसे करके आए करके आप पूरी कहानी वो अपने शब्दों में दोबारा लिखेंगे। उससे क्या होगा, आपकी कहानी रिवाइज होगी, आपने जो नई शब्दावली सीखी है उसको आप इस्तेमाल करेंगे और आपने जो पढ़ा है वो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आपका होमवर्क है। हाँ, और ये 3 सवाल आपको हमेशा याद रखने हैं एग्जाम के लिए भी, अपने लिए भी, कि मैं जो बोल रहा हूँ या बोलने वाला हूँ या बोलने वाली हूँ, क्या वो सच है, क्या वो सुनने में आनंदमय है, और क्या उसे बोलने का कुछ फायदा है। अगर नहीं तो हम नहीं बोलेंगे। ठीक है बेटा। ओके मैम। हेलो टीचर। हेलो बेटे।